फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, बेरोजगारी में भी नंबर 1, रोजगार खत्म करने में भी नंबर 1, जात के आधार पर फैसले लेने में नंबर 1, मुसलमान भाइयों के ऊपर अन्याय करने में नंबर 1 से ऊपर कोई गिनती हो वो भी है, और पत्रकारों के भी ऊपर अन्याय और अत्याचार में नंबर 1। अगर आपने खबर चला दी कि दाल में पानी ज्यादा था तो समझ लो कौन सी धारा लग जाएगी आपको। सरकार ने अभी अभी कहा कि ये दमदार सरकार है, लेकिन पिछले 3 साल का कार्यकाल देखें तो ये दमदार सरकार नहीं है, निर्णय ना लेने वाली सरकार है। निर्णय ना लेने वाली सरकार का ही परिणाम है कि कई चीजों में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहे हैं। आज के जब विज्ञापन सरकार के मैंने देखे और जिस दिन से विज्ञापन सरकार चला रही है, पहला विज्ञापन में किसानों के लेकर के जो गन्ने का भुगतान है वो सबसे पहले सरकार बताती है। सरकार ये कहती कि इतने रुपए का भुगतान अभी तक का किया गया है, लेकिन सरकार न जाने क्यों ये छिपाती है कि अभी कितना बकाया है। सरकार ने जो भरोसा दिलाया था, आश्वासन दिया था, सरकार ने कहा था कि न गुंडा राज होगा न भ्रष्टाचार, लेकिन पिछले 3 साल में जो देखने को मिला है, गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। वो आंकड़े बताए जा सकते हैं कि आंकड़ों में कहां खड़ा है उत्तर प्रदेश। वहीं ये कहा गया कि सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ने अपना मुख्यमंत्री आवास के अलावा कहीं वाईफाई किया हो तो बता दें आप। ये कहा गया कि सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटा जाएगा, लेकिन लैपटॉप कितना बटा है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा जब राजधानी के अस्पतालों में ही लंबी लंबी लाइन लग रही है, ना दवाई है और ना ही गरीब को इलाज मिल पा रहा है। तो समझ लीजिए इस गंभीर बीमारी की कितनी सरकार की तैयारी होगी। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। जो आमदनी थी भी वो आधी रह गई है, और बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और खासकर सबसे गरीब इलाके में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। केवल एक महोबा जिले का मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें 29 फरवरी को 14 विधायक समाजवादी पार्टी के और एमएलसी मिलकर के गए थे। 65 मृतक किसानों के घर पर पहुंचे थे। जिन किसानों को भरोसा था कि उनका जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा, उनको उनकी फसल का पैसा मिल जाएगा, लेकिन न उनका कर्ज माफ हो पाया, न ही उनको फसल का कुछ जो पैसा मिलना चाहिए था मिल पाया, जिसके कारण आर्थिक तंगी के कारण उन किसानों ने परेशान होकर के आत्महत्या कर दी। लंबी सूची है ये। 65 किसान केवल एक जिले में आत्महत्या कर चुके हैं, तो सोचिए दूसरे जिलों में क्या हाल होगा किसानों का। सबसे प्रिय काम सरकार का है गौशाला बनाने का। हमारा सरकार से अपील यही है कि जो बजट आपने रखा है वो बजट पर्याप्त नहीं है। अगर उस बजट को और बढ़ा दिया जाए और कई गुना जब बढ़ाया जाएगा तभी असली गौ सेवा हो पाएगी।
बहुत धूमधाम से इन्वेस्टमेंट मीट की गई थी और याद कीजिए इन्वेस्टमेंट में कितना बड़ा सपना दिखाया गया और आज भी उन आंकड़ों को सरकार दे रही है कि इतने इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ था, इतना जमीन पर पहुंच गया है। मैं केवल सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने प्रोजेक्टों पर आपने निर्णय लेकर के उनको जमीन पर उतारा है और कौन सी बैंक है जिसने इस कारोबार के लिए, व्यापार के लिए सहयोग किया है। और जब उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में जानते होंगे लोग, तो कोई भी इन्वेस्ट करने आने वाला नहीं है। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट मीट का सरकार बताए और उसके बाद जो डिफेंस को लेकर के जो बड़े बड़े दावे किए हैं वो आखिरकार कितना जमीन पर उतरा है। जो चीज 3 साल में नहीं उतर पाई है, वो जब समय कम बचा है, चुनाव में जाना है, तो कितनी चीजें सामने आएंगी। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के सवाल कितने खड़े हुए हैं। जब लखनऊ के आसपास ही नहीं सुरक्षित है महिलाएं, हमारी बेटियां नहीं सुरक्षित हैं और सरकार ने सबक भी नहीं सीखा। और नाव की घटना को लेकर के बहुत तैयारी करनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन आसपास के जिलों में ही देख लीजिए महिला सुरक्षा का कितना उन्होंने काम किया है। महिला पूरी तरीके से असुरक्षित हैं इनके माहौल में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। वो तो खुशी की बात है कि समाजवादी लोगों ने अलाइनमेंट कर दिया, डीपीआर तैयार कर दिया, सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर के तैयार कर दिया, जमीन एक्वायर करना शुरू कर दिया। 70% के लगभग और उससे ज्यादा किसानों से सहमति बन गई, जमीन लेना शुरू कर दिया। बजट के माध्यम से जमीन ले ली गई, उसकी वजह से ही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अभी भी वो अधूरा है, थोड़ा सा और अगर जमीन ले लें जिससे कि बिहार को छू जाएगा, वो सरकार को पता ही नहीं है। और लखनऊ का एक किसान पथ पिछले कितने वर्षों से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। जब लखनऊ में किसान पथ नहीं सरकार बना सकती, तो सोचिए पूर्वांचल एक्सप्रेस दिवाली तक कैसे बन पाएगा या वर्ष के आखिरी कैसे बन पाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस। कम से कम हमारे योगी मुख्यमंत्री जी को सच बोलना चाहिए। मेट्रो को लेकर के लगातार उन्होंने एक बात रट ली है और वही पिछले कई वर्षों से लगातार वही बोल रहे हैं कि 2017 से पहले कोई मेट्रो नहीं थी, सब मेट्रो नहीं चलाएंगे। कम से कम इस पे तो सच बोलना चाहिए और सच के साथ साथ ये भी जनता को बताना चाहिए कि गोरखपुर में मेट्रो कब शुरू होगी। और अगर हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं शुरू कर पाएंगे तो समाजवादियों को विचार करना पड़ेगा कि गोरखपुर में मेट्रो कैसे बने। और जहां पर अपने यहां सीवर लाइन नहीं बिछा पा रहे हैं, एयरपोर्ट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। समाजवादी सरकार में जितनी रनवे स्ट्रिप बनी थी, उसके बाद कौन सी नई बनाई है। चित्रकूट की रनवे स्ट्रिप नेताजी ने बनाई, उसको और आगे बढ़ाया समाजवादी पिछली सरकार ने। इसी तरह आजमगढ़ की नेताजी ने बनाई थी, पिछली सरकार में बना था, उसको आगे और बढ़ाया। मुरादाबाद की बनी और तमाम जगह रनवे स्ट्रिप्स बनी। कुशीनगर की बनकर के तैयार है, लेकिन कब हवाई सेवाएं चालू होंगी कोई नहीं जानता। जीरो टॉलरेंस का यही उदाहरण है कि न जाने कितने सरकारी कर्मचारियों को जात के आधार पर उन्हें नौकरी से निकालने का काम किया है। स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी बनी होगी। लखनऊ जैसा शहर राजधानी स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है। जितना समाजवादियों का कार्य है वही दिखाई दे रहा है। इनके कामकाज के तो केवल सांड दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। और अगर दूसरी स्मार्ट सिटियों को देखेंगे तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है वहां पर।
इतना कूड़ा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अगर कूड़े देखने का मन हो तो किसी भी स्मार्ट सिटी में कूड़ा देखने चले जाएं। लगता ये है कि अगर कूड़ा ज्यादा है तो ज्यादा स्मार्ट सिटी है। और संकल्प पत्र में जितने भी जनता को भरोसा दिलाया गया था, पूरा संकल्प पत्र है, मुख्य बिंदु है, सब अधूरा काम है। न जाने कहां से दावा किया था कि 25,000 ब्रांचेस को खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाहता हूं कि बैंकें बंद हो रही हैं कि बैंकें खोली जा रही हैं, ब्रांचेस खुल रही हैं। इसलिए दमदार सरकार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि ये ना निर्णय लेने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि तो ये की है कि इन्होंने 300 से ज्यादा विधायकों को दुखी किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की 3 साल की यही है कि 300 विधायक दुखी बैठे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने देश के होम मिनिस्टर का भाषण नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जितने भी दंगाई आए कुछ संख्या में, वो उत्तर प्रदेश से ही आए। और फिर दंगे के या दंगे से जुड़े हुए मामले या केस मुकदमे किनके ऊपर थे? मेरी बात मत मानिए, सरकार की बात मत मानिए। कम से कम पत्रकार साथी इसमें हमारी मदद कर देना कि दंगे को लेकर के किन मुख्यमंत्री पे सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और जब दंगा करने वाले ही सरकार में हैं तो दंगे कैसे होंगे? और याद रखना, जब कभी दंगा होगा बीजेपी कराती है केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सरकार के हर विज्ञापन पर नंबर 1 पर गन्ने का भुगतान आता है। उनके भाषणों में सुना जाएगा तो गन्ने का भुगतान आता है। ये सरकार ऐसी है जो कभी गन्ने का बकाया नहीं बताती। 7,000 करोड़ से ज्यादा अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। तो वो जो आंकड़े क्योंकि हम कम बताते हैं जिससे कि सरकार के जवाब न दे दे। मुझे खुशी इस बात की कि 12,000 करोड़, मैं आपको कोट करते हुए कह रहा हूं कि सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है। और फिर ये कहना कि चीनी मिलें बेच दी थी पुरानी सरकार ने, वो शायद जानते नहीं है। और बताओ, अपने पड़ोस की चीजों को नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद शुरुआती दौर में जो चीनी मिलें लगी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बात का दावा कर सकती है समाजवादी पार्टी के नेताजी और अभी तक की सरकारों ने, समाजवादियों ने सबसे ज्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में लगवाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 2 वर्ष में, और जो दावा किया था सरकार ने कि हम आय दोगुनी कर देंगे, जरा हिसाब किताब लगाइए, कहां से आय दोगुनी हो गई, किस फसल की आय दोगुनी हो गई। और फिर सरकार ने खुद स्वीकार किया कि 37 जिले ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ है, खेती का। मैं जानना चाहता हूं कि कितने किसानों की बर्बादी का लाभ पहुंचाया आपने। ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ, बारिश से जो नुकसान हुआ, आपने कितने किसानों की मदद की? याद कीजिए जी, समाजवादी सरकार में हम दुगना मदद करते थे। जो रिलीफ मैनुअल था जिसमें 9,000 रुपए पर एकड़ देने की बात होती, उससे ज्यादा हम लोगों ने दुगना मदद की थी। और फिर जो जानवर, खुले जानवर घूम रहे हैं, उनने जो नुकसान किया किसानों की फसल का, उसका भुगतान सरकार कब करेगी बताया नहीं। समाजवादी सरकार में दोनों एम्स को जमीन दी गई। मुझे खुशी है इस बात की कि एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में उपलब्ध कराई गई। गोरखपुर में भी जमीन जो दी गई वो समाजवादी सरकार में दी गई। पहले क्यों कहीं और दी जा रही थी, उसमें अड़ंगा अगर किसी ने लगाया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अड़ंगा लगाया था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां की अथॉरिटी की जमीन को देने का काम समाजवादियों ने किया। और रायबरेली में एम्स की जमीन भी समाजवादी ने दी थी, समाजवादियों ने। सवाल यह है कि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में यह कहा है कि 6 एम्स बनाएंगे।
पहला रायबरेली का एम्स इनका नहीं बनाया हुआ। पुराना जो एम्स गोरखपुर का है वो समाजवादी सरकार के समय पर जमीन दी गई, उस समय दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं 5 एम्स कहां बनेंगे, ये सरकार बताए जो अपने संकल्प पत्र में लिखा है। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे वो बांदा मेडिकल कॉलेज हो, जालौन का मेडिकल कॉलेज हो, झांसी में सीटें बढ़ाने का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज हो, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस समय वो स्वास्थ्य के विभाग देख रहे थे। सबसे पहले शिलान्यास शाहजहांपुर का हमने और उन्होंने मिलकर के किया था। ये योजना केंद्र की थी कि किस जिला अस्पताल को आप मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाना चाहते हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जो सुविधाएं पीजीआई की तरह केजीएमयू के डॉक्टर्स और उनके टेक्निकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, सैफई के भी मेडिकल कॉलेज को मिला वही सुविधाएं। क्या प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को इंक्लूडिंग गोरखपुर, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत है और डॉक्टर कफील पर भी झूठे मुकदमे लगे हैं, उन्होंने बच्चों को बचाने का काम किया, उनकी सरकार की रिपोर्ट बता रही है। और सबसे ज्यादा जान अगर कहीं बच्चों की जा रही, वो आज भी गोरखपुर में जा रही है। वो सूची मैंने जारी की थी। तो मेडिकल कॉलेज तो ये बनाने का काम जो था, चल कौन सा रहा ये बताइए आप। बांदा की हालत खराब होगी, जालौन की खराब हो गई, सैफई से तो आपका हमारा झगड़ा है पुराना। बस आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस दे दिया, सैफई के बाद वो अच्छी बात की आपने, उसके लिए आपको क्या कहूं मैं। कोरोना को लेकर के सरकार को गंभीर होना चाहिए, तन मन धन से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, और जो सहयोग करना चाहें उनका सहयोग लेना चाहिए। अगर विपक्ष के लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो सरकार को सहयोग लेना चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कल कैसा होगा किसी को नहीं पता। जब यूरोप जैसे जहां पर तमाम सुविधाएं हैं, वहां पर बड़े पैमाने पे लोगों की जान जा रही है। दुनिया में दूसरे देश तैयारी कर रहे हैं, हमारी आबादी बहुत है, हम आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं करीब, इसलिए सरकार को ज्यादा तैयारी करनी चाहिए और ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए, केवल बोल करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अस्पतालों में क्या तैयारी है, आप किसी अस्पताल में चले जाइए राजधानी के, सामान्य बीमारी को लेकर के इतनी भीड़ है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और रात में भी मैं एक अस्पताल में था, मैंने पूछा कि क्या तैयारी है, हालांकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में तैयारी नहीं है जो होनी चाहिए गरीब के लिए। जो मुद्दा लेकर के लोग बैठे हैं वो कोरोना से भी गंभीर है। ये बीमारी से तो लड़ लेंगे कुछ दिन के लिए, इस बीमारी से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने स्वार्थ और वोट के लिए देश में नफरत फैलाने का काम किया, वो गंभीर बीमारी है। इसलिए हाल फिलहाल वो भी अगर बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरी अपील है माता और बहनों से कि बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब ये बीमारी हट जाए तो फिर जो लंबी बीमारी है जो इस देश में फैली, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के फिर लड़ना चाहिए। देखिए, जो रोजगार का सवाल है, ये बड़ा सवाल है रोजगार का, इसलिए कि काम, रोजगार और नौकरी 3 बड़ी चीजें हैं। इस सरकार ने फेल किया है, और पहले तो नोटबंदी ने मारा, जीएसटी ने मारा, और ये जो बीमारी आ गई है जिसने दुनिया को हिला दिया है, तो केवल दुनिया के लोग हिले नहीं है, लोगों की जान गई है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आपका एक्सपोर्ट कहां है, किस स्थान पे पहुंच जाएगा? उत्तर प्रदेश जो ये दावा कर रहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, सोचिए जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उत्तर प्रदेश से, उनका कहां सामान जा पा रहा होगा। और फिर सरकार ये दावा कर रही कि हम मजदूरों को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं उनका ख्याल रखेंगे। वो सरकार के पास डेटा क्या है? मुझे तो ये लगता है कि बड़ा घोटाला कर देंगे इसी के बहाने।
जैसे शौचालय में घोटाला हो गया, कहा कि मजदूरों को देंगे। कैसे देंगे आप? क्या तैयारी है आपको देने के लिए? तो अर्थव्यवस्था पे भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। खराब स्वास्थ्य में नंबर 1, खराब शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1, खराब मिड डे मील में नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, महिला अपराधों में नंबर 1, बाल अपराधों में नंबर 1, रेप पीड़ितों से अन्याय में नंबर 1, नो फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें भी नंबर 1 है, और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, बेरोजगारी में भी नंबर 1, रोजगार खत्म करने में भी नंबर 1, नो स्मार्ट सिटी, कोई मेट्रो अभी तक आगे नहीं बढ़ा पाए उसमें भी नंबर 1, जात के आधार पर फैसले लेने में नंबर 1, जात को बढ़ाने में नंबर 1, थानों में जात के हिसाब से पोस्टिंग करने में नंबर 1, अगर ना हो तो बताइए आप, और पुलिस के भ्रष्टाचार में भी नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में भी नंबर 1, और पुलिस पिटाई में भी नंबर 1, आईपीएस के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इसमें भी नंबर 1, गंगा सफाई में भी गंगा सफाई में भी क्या सफाई हुई है? हजारों करोड़ साफ हो गए, और जैसा मैंने हमेशा कहा, जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी। और पेड़ घोटाले में भी नंबर 1, और पत्रकारों के भी ऊपर अन्याय और अत्याचार में नंबर 1। अगर आपने खबर चला दी कि दाल में पानी ज्यादा था तो समझ लो कौन सी धारा लग जाएगी आप। मुसलमान भाइयों के ऊपर अन्याय करने में नंबर 1 से ऊपर कोई गिनती हो वो भी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी 2012 से लेकर के 2017 में, वो कौन सी चीनी मिल बिकी है वो सरकार मुझे बताए। और वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनका अगर भाषण सुने, जैसे उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कोई मेट्रो नहीं थी, एक्सप्रेस में उनका है, तो क्या झूठ बोलने में नंबर 1 है सरकार के? नहीं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।